छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original. अपने देश के साथ ना अपने दिल का कुछ अलग ही कनेक्शन होता है। अपनी कंट्री के सपोर्ट में, उसके डिफेंस में, उसकी मेकिंग में, उसके प्राइड में हर सिटीजन जुड़ा रहता है। क्रिकेट के फील्ड से बैटल फील्ड तक हमारी कंट्री और हमारी देशभक्ति हमारे साथ रहती है। यू नो, हम सब अपने अपने लेवल पर देश को सर्व करते हैं। देश को मजबूत बनाने में हर सिटीजन का योगदान होता है, मगर फिर भी एक ख्वाहिश हम सबके अंदर होती है कि कोई ऐसा मौका आए जब हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरें कि वो एक मिसाल बन जाए। लेकिन वो मौका बहुत ही गिने चुने नसीब वालों को मिलता है जी। और जिन्हें ये मौका मिलता है ना, वो अपने फर्ज से पीछे नहीं हटते। और आज एक ऐसे ही हिम्मती इंसान की कहानी जिसे वो मौका मिला। मुंबई शहर। इट वॉज अ नॉर्मल वेंसडे। कांस्टेबल सुभाष पवार नाइट ड्यूटी करके आए थे, इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा ही नींद ले रहे थे। पवार साहब की पुलिस डिपार्टमेंट में काफी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि अपनी ईमानदारी और डेडिकेशन के लिए वो काफी फेमस थे। पवार साहब जब दोपहर को 1 बजे उठे तो उनकी बेटी सुहासिनी कॉलेज से वापस आ चुकी थी। जब उसने कांस्टेबल पवार को तैयार होते हुए देखा तो बोली, कुठे बाबा कुठे? आपने यूनिफॉर्म पहन भी लिया? अरे आज तो मेरा जन्मदिन है, प्लीज ड्यूटी पे मत जाओ ना। कांस्टेबल पवार ड्यूटी के पक्के थे, सो कोई जवाब नहीं दिया। मुस्कुराते हुए चुपचाप तैयार होते रहे, खाना खाया और जाने लगे। सुहासिनी उनसे रूठी हुई थी, तो जाते वक्त सुहासिनी से कहा, अरे बेड़ी, ये मेरी ड्यूटी है, तेरा कॉलेज नहीं है कि जब मन किया बंक मार दिया। सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेना पड़ता है मेरे को। अच्छा सुन, अभी जा रहा हूँ, बड़े साहब से बात करके शाम तक आने का ट्राई मारता हूँ। केक में ऑर्डर नहीं करेगा, खुद लेके आएगा, वो बटर वाला। बटर स्कॉच बाबा। वही। सुहासिनी के चेहरे पे स्माइल आ गई। एक तो केक का वादा और दूसरा पापा के आने का इरादा। सुहासिनी को आज इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। आखिर बर्थडे साल में एक ही दिन तो आता है, और सुहासिनी का ये बर्थडे स्पेशल था। आज 26 नवंबर 2008 है। वो 18 साल की हुई है। उसने अपने बाबा के पैर छुए और कांस्टेबल पवार ने जाते जाते उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। पुलिस स्टेशन पहुंच के कांस्टेबल पवार अपने काम में बिजी हो गए। पुलिस डिपार्टमेंट के पेपर वर्क की जिम्मेदारी पवार साहब को इसलिए दी गई थी क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थे। उस दिन भी काफी पेंडिंग फाइल्स थी जिन्हें वो जल्दी जल्दी निपटा रहे थे। मन में ये भी बात थी कि काम निपटा लेंगे तो आज हाफ डे लेने में आसानी होगी। तभी उनके सबसे पुराने दोस्त हवलदार करमरकर सामने आ गए। क्या रे पवार, क्या हर वक्त काम करता रहता है? अरे चाय पिला ना। तेरे को पता है साहब ने आज मेरा ड्यूटी सीएसटी पे लगाया है। साला वो पैसेंजर लोग को प्लेटफॉर्म भी बताना पड़ेगा। कांस्टेबल पवार जानते थे कि करमरकर को टालना मुश्किल है। बिना चाय पिलाए मामला निपटेगा नहीं। ऊपर से सीएसटी पे ड्यूटी। रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल पवार की ड्यूटी भी कई बार लग चुकी थी। वो जानते थे कि आज करमरकर का दिन टफ होने वाला है। सुहासिनी ने भी 2 बार कॉल करके याद दिला दिया था कि जल्दी आना है, तो चाय पीने जाते वक्त हाफ डे की अर्जी लगा दी गई। कांस्टेबल पवार रेयरली ही छुट्टी लेते थे, इसलिए एप्लीकेशन तुरंत अप्रूव हो गई। 7 बजे तक ड्यूटी करनी थी। चाय की चुस्की लेते हुए वो करमरकर से बोले, आज कितने टाइम बाद हाफ डे लिया है, याद भी नहीं आ रहा। मुलगी 18 की हो गई है आज। अभी क्या बोलेंगे पवार, पुलिस का ड्यूटी में बच्चा लोग कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ बराबर है। अच्छा केक किधर मिलेगा अच्छा वाला? 2-3 अच्छे ऑप्शंस डिस्कस हुए केक शॉप के, पर अच्छे ऑप्शंस अक्सर महंगे भी होते हैं। कांस्टेबल पवार ने सोचा कि केक वहीं कहीं घर के पास से ले लेंगे, पर करमरकर जी ने कंजूसी छोड़ने की बात कह के खुद ही केक ऑर्डर करवा दिया। कांस्टेबल पवार ने पैसे भी देने चाहे पर वो नहीं माने। केक ठीक 7 बजे डिलीवर होना था,
सो कांस्टेबल पवार दोबारा काम करने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। ठीक 7 बजे कांस्टेबल पवार के रिपोर्टिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर आचरेकर ने एक हवलदार को भेज के कांस्टेबल पवार साहब को रिमाइंड कराया कि उनका आज हाफ डे है। पवार साहब मुस्कुराए और एक फाइल खत्म करने में बिजी हो गए। काम बीच में छोड़ के जाने की उनकी आदत नहीं थी। केक भी डिलीवर हो चुका था और पवार साहब सबसे मिलके निकलने ही वाले थे कि तभी वायरलेस पे एक इंफॉर्मेशन आई। ये इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर आचरेकर को दी गई तो उन्होंने 2 पुलिस वाले फौरन रवाना कर दिए। अपना सामान समेटकर घर जा रहे पवार साहब की नजर और कान अभी भी सीएसटी से आई उस खबर पे थी। तभी वायरलेस पे दोबारा इंफॉर्मेशन आई। इस बार कॉल में टेंशन थी और पुलिस बैकअप की डिमांड। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर आचरेकर ने फौरन बाकी लोगों को इकट्ठा किया और 2 गाड़ियों में भर के जाने लगे। पवार साहब ने अपना बैग छोड़ा और जीप में बैठ गए। इंस्पेक्टर आचरेकर ने इशारे से कहा भी, तुम क्यों? पर पवार साहब ने भी इशारे से ही जवाब दे दिया। आंखों से ही उन्होंने साफ कह दिया कि घर से पहले देश आता है। आचरेकर साहब के पास अब कई जगह से कॉल आ रहे थे। खबर यह थी कि सीएसटी स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। मुंबई के इतिहास को देखते हुए गैंग वॉर की उम्मीद की जा रही थी। मौकाए वारदात पे सबसे पहले इंस्पेक्टर आचरेकर और उनकी टीम ही पहुंचे। सीएसटी के बाहर एक हंगामा था। डरे हुए लोग इधर उधर भाग रहे थे। स्टेशन के अंदर से गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। कई लोग खून से लथपथ थे। इंस्पेक्टर आचरेकर ने अपनी टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। कांस्टेबल पवार बाहर का एरिया कॉर्डन ऑफ करने लगे। अंदर के खतरे से अभी सब अनजान थे, पर उससे निपटने से पहले बाहर के खतरे को एलिमिनेट करना था। गोलियों की धड़धड़ाहट बढ़ती जा रही थी। लोग पैनिक मोड में थे और उनमें से एक ने बताया, वो स्टेशन के अंदर 2 लोग हैं अंदर साहब वो लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। बहुत लोग मर गए साहब। कांस्टेबल पवार ने यह इंफॉर्मेशन तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंचा दी। अब यह बात गैंग वॉर से ज्यादा बड़ी दिखने लगी थी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और एनआईए को भी इंफॉर्मेशन दी जा चुकी थी कि तभी स्टेशन के दूसरी छोर पर एक धमाका हुआ। कांस्टेबल पवार उधर की तरफ दौड़े। उनके साथ 2 और साथी थे। अब फायरिंग की आवाज और तेज आ रही थी। ब्लास्ट साइट पर काफी धुआं हो गया था। इतना ज्यादा धुआं कि सांस लेना मुश्किल था। कांस्टेबल पवार हिम्मत करके आगे बढ़े तो स्टेशन के अंदर का एक नजारा दिखा। प्लेटफॉर्म पे लोग तड़प रहे थे। कई लोग मर चुके थे। ज्यादा साफ तो नहीं दिख रहा था, मगर वो दोनों गनमैन अभी भी प्लेटफॉर्म एरिया में फायरिंग कर रहे थे। इसी बीच एक दर्द भरी आवाज ने कांस्टेबल पवार को झकझोरा। पवार, 2 आदमी है, बहुत सारा गोली चलाया साला। करमरकर, ए करमरकर, ये सब तू खून। ए करमरकर, क्या हो गया तेरे को? मैं फायर करके रोकने का ट्राई किया, लेकिन ये बॉम्ब ने, इनको इधर ही रोकना पड़ेगा। हवलदार करमरकर घायल पड़ा था। एक हाथ उड़ गया था और जगह जगह से खून निकल रहा था। दर्द से तड़पते हुए भी उनको अपनी ड्यूटी याद थी। कांस्टेबल पवार उसको देख के सकते में आ गए। वो इंसान जिसने कुछ देर पहले ही उनकी बेटी के जन्मदिन का केक ऑर्डर किया था, वो अब आखिरी सांसें ले रहा था। करमरकर ने फिर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन अब उनकी ड्यूटी पूरी हो चुकी थी। उसकी आखिरी सांस में भी अपने देश की रक्षा का प्रण था। कांस्टेबल पवार की आंखों में आंसू थे। दोस्त दुनिया छोड़ चुका था, लेकिन इस वक्त वो होश नहीं छोड़ सकते थे। भीगी आंखों के साथ भी उन्होंने बंदूक लोड की और आगे बढ़ के कमान संभाली। उधर आचरेकर सर की टीम ने दोनों आतंकवादियों को घेर रखा था। फायरिंग थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। प्लेटफॉर्म पर घायल लोगों की दर्द भरी चीखें कांस्टेबल पवार को बेचैन कर रही थी। कांस्टेबल पवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। स्टेशन के दूसरे सिरे पर कुछ हलचल हुई। उन्होंने देखा कि वो दोनों आतंकवादी स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात साफ थी
कि उनका इरादा अब स्टेशन से बाहर निकलकर राह चलते लोगों को निशाना बनाना था। आचरेकर सर की टीम ने 2-3 हवाई फायर किए, लेकिन कोई जवाबी फायर नहीं हुआ। मतलब साफ था कि वो आतंकवादी अब बाहर निकल गए थे। कांस्टेबल पवार ने वॉकी टॉकी से इंफॉर्मेशन आगे पास की और आगे बैरिकेड लगाने को कहा। रास्ता ब्लॉक करके उनको घेरना बेहद जरूरी था। आतंकवादी इधर उधर फायरिंग कर रहे थे। आते जाते लोग खतरे से अनजान थे। कुछ लोग भागते और कुछ लोग वहीं गिर पड़ते। ये खौफनाक मंजर कांस्टेबल पवार अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि तभी पुलिस की एक जीप सामने आकर रुकी और दोनों आतंकवादियों पे फायरिंग शुरू कर दी। वो रास्ता अब जैसे जंग का मैदान बन चुका था। गोलियों की गड़गड़ाहट काफी तेज थी, पर तभी एक दूसरी आवाज से कांस्टेबल पवार चौंक गए। उनका मोबाइल बज रहा था। ये कॉल सुहासनी का था, उनकी बेटी। कांस्टेबल पवार ने कॉल उठा के सिर्फ इतना कहा, हेलो, घर के अंदर रहना सुहासिनी, मैं बाहर है, सब संभाल लेगा, मैं डरना नहीं है। उन्होंने कॉल काटी और भागते हुए एक इलेक्ट्रिक पोल के पीछे कवर लिया। पुलिस की टीम अब कुछ कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के हिसाब से स्पॉट पे गई ही नहीं थी। पुलिस इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी। पहले दुश्मन जमीन से या हवा से आता था। ये पहली बार था जब पानी के रास्ते देश के दुश्मन घर में घुसे थे। वो घुस तो गए थे, लेकिन उनका मरना तय था। और उससे पहले पुलिस के कई जवानों की शहादत लिखी हुई थी। उस पुलिस जीप में आई 8 लोगों की टीम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उन आतंकवादियों के पास असला सच में बहुत ज्यादा था। हवलदार करमरकर की इंफॉर्मेशन सही थी। कांस्टेबल पवार जानते थे कि थोड़ी ही देर में आतंकवादी पुलिस पे हावी हो जाएंगे। उन्होंने दोबारा वायरलेस पे इंफॉर्मेशन दी, इस बार असला और गोला बारूद की सटीक जानकारी भी। तभी एक जोर का धमाका हुआ। उन आतंकवादियों ने पुलिस जीप पर बॉम्ब फेंका। धमाका इतना तेज था कि सभी पुलिस वाले घायल होकर सड़क पर गिर गए। कांस्टेबल पवार को भी चोट आई। धमाके से एक नजदीकी लैंप पोस्ट टूटा और उनके पैर पर आ गिरा। अब पवार साहब आगे बढ़ने में नाकाम थे, पर दिल में हौसला अभी भी बाकी था। उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग में मुंबई पुलिस के मोटो को कंठस्थ कर रखा था, सद्रक्षणाय खलनी ग्रहणाय, जिसका मतलब है टू प्रोटेक्ट गुड एंड टू डिस्ट्रॉय इविल, यानी अच्छाई की रक्षा और बुराई का नाश। बुराई के नाश के लिए अगर अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाने हैं। इसी उसूल पर कांस्टेबल पवार ने अपनी पूरी जिंदगी जी थी और आज भी वो इसी उसूल पे अपना जीवन देश पर न्यौछावर करने को तैयार थे। पर कहते हैं ना कि जवान देश का होता है और उस जवान के अंदर एक इंसान भी होता है। कांस्टेबल पवार भी इंसान ही थे। वो जानते थे कि यह अंतिम घड़ी है। मरने से पहले एक बार अपनी बेटी सुहासनी से बात करना चाहते थे। उन्होंने अपना मोबाइल निकालने के लिए जैसे ही जेब पे हाथ मारा तो मोबाइल नहीं था। धमाके की वजह से शायद मोबाइल कहीं गिर गया था। वो इधर उधर देखने लगे कि तभी उनकी नजर वॉकी टॉकी पर पड़ी। उधर से कोई ऑफिसर इंफॉर्मेशन मांग रहा था। उन्होंने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। उधर वो आतंकवादी अब कामा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चुके थे। कांस्टेबल पवार जानते थे कि वो जानबूझ के ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां कम समय में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। उनको वहां जाने से रोकने के लिए वॉकी उठाना जरूरी था, पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बहुत हिम्मत करने के बाद कांस्टेबल पवार ने वो लैंप पोस्ट अपने ऊपर से हटाया। चल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन घसीटते हुए वॉकी टॉकी की तरफ बढ़ने लगे। दर्द बहुत ज्यादा था और अब उनको अपनी पसली के पास भी दर्द होने लगा था। जब ध्यान से देखा तो एक गोली उनके पेट में भी लगी थी। फायरिंग इतनी अंधाधुंध हुई थी कि उनको पता भी नहीं चला कि उनको कब गोली लगी। दर्द अब बेतहाशा था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। खून काफी तेजी से निकल रहा था। तभी पास में पड़ा उनका मोबाइल फिर से बजा। वो ऐसी जगह पे थे जहां से मोबाइल और वॉकी टॉकी की दूरी बराबर थी। एक तरफ मोबाइल पे घर से कॉल आ रहा था, तो दूसरी तरफ वॉकी टॉकी पे पुलिस इंफॉर्मेशन मांग रही थी।
कांस्टेबल पवार के पास सिर्फ एक तरफ जाने की हिम्मत थी। या तो वो आखिरी बार अपने घर पे बात कर लेते या फिर घर में घुसे दुश्मनों को मार गिराने में योगदान देते। कांस्टेबल पवार के लिए यह फैसला करना बेहद आसान था। वो धीरे धीरे वॉकी टॉकी की तरफ बढ़े और हाथ में उठाकर बोले, दो आतंकी कामा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे, ऑटोमेटिक हथियार और बहुत सारा गोला बारूद है। जनता की रक्षा करे। आई रिपीट, जनता की रक्षा करे। जनता की रक्षा, सत्य की रक्षा, अच्छाई की रक्षा, यही देश की सेवा में तत्पर सिपाही का कर्तव्य है। कांस्टेबल पवार वहीं निस्पंद हो गए। मोबाइल फोन बजता रहा। बेटी बेहाल होती रही। बर्थडे केक अभी भी पैक रखा था और हाफ डे की छुट्टी ले चुका एक जवान लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हो गया था। मगर पवार साहब की बहादुरी ने पुलिस को जल्दी अलर्ट किया। वो दोनों आतंकवादी कामा हॉस्पिटल के पास घेरे गए। उनमें से एक को पुलिस ने मार गिराया और दूसरे को जिंदा पकड़ लिया। देश की रक्षा में कई जवानों ने कुर्बानी दी और शौर्य की ऐसी अनोखी मिसाल कायम की जिससे आज भी सबका सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। 26/11/2008 को हुए हमले में कई लोगों की जानें गई थी। कुछ जगहों पर पुलिस एक्शन कई दिन तक चलता रहा, लेकिन आखिरकार देश के दुश्मनों का मंसूबा नाकामयाब हुआ। सीएसटी स्टेशन के बाहर हवलदार करमरकर की शहादत हुई और कांस्टेबल पवार भी वीर गति को प्राप्त हुए। पर उनकी कुर्बानी ने देश को एक नई उम्मीद दी। हम सब भी अपनी अपनी जगह देश के सपूत बनने की कोशिश कर सकते हैं। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, अच्छाई की रक्षा और बुराई का नाश। जिसने भी ये दो काम कर लिए वो देश का सच्चा सिपाही है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्र। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.